Hi learners, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So अभी तक मैंने टोटल 6 सेशन लिए हुए हैं. So आज हम बेसिकली जो 6 सेशन मैंने एंड किया था वो आपके 65 नंबर क्वेश्चन से कवर किया एंड किया हुआ था. So आज हम 66 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो आप यदि नहीं सेशन देखे हैं तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं और उससे आप अपनी चीजों को वहां से समझ सकते हैं. बेसिकली जो ये क्वेश्चन गिवन है इससे रिलेटेड मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. इसमें जो रिसर्च से क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं उसको मैंने बहुत शॉर्ट में ही समझाया है आपको. इसका मैं पर्टिकुलर सेशन प्लानिंग कर रही हूँ जो आपको नेक्स्ट वीक में पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होम साइंस का है वो हमारे पैरेलल चलेंगे. So I hope everything is fine and we are good to go. So let's start with the very first question, that is the patriarchal and matriarchal types of family is one of the basis of dash. यानी जो मातृक एवं पैतृक यानी माता का जहाँ पे सत्ता होता है या जो पिता का सत्ता होता है, ऐसे जो परिवार होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है. तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल फैमिली है ये बेसिकली इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे. पैट्रियार्कल मीन्स होता है जहाँ पे पिता की सत्ता हो, विच मीन्स जहाँ पे पिता के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाए या पिता ने जो निर्णय लिए हैं वो पूरे परिवार के लिए मान्य होता है. मातृक फैमिली यानी जो मैट्रियार्कल टाइप्स ऑफ फैमिली होती है ये बेसिकली इसमें माता के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो माता के द्वारा लिए जाते हैं और पूरे परिवार के लिए मान्य होते हैं. जो आपके ऑप्शन गिवन है वंश नाम, अधिकार, निवास स्थान, वैवाहिक रचना एवं संबंधों पर. सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द अथॉरिटी यानी अधिकार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोसिफेली प्रकार की मंद बुद्धिता वाले बालक कौन से होते हैं. सिर सामान्य बालकों की तुलना में छोटा होता है, नो. धड़ सामान्य बालकों की तुलना में छोटा होता है. इस क्वेश्चन से इस ऑप्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है. सिर बाल सामान्य बालकों की तुलना में बड़ा होता है, यस इट इज. सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा थर्ड नंबर, और धड़ का इस क्वेश्चन से रिलेशन कोई है नहीं. सो मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब की हूँ. सो एज यू कैन सी विथ फिगर मैंने मेंशन किया तो ये नॉर्मल ब्रेन है. एक बच्चा है जिसका ये नॉर्मल ब्रेन है, जिसमें इसका जो ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से है. आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल ब्रेन है, वेंट्रिकल सेल्स है और ये ब्रेन है. और यहाँ पे जो बच्चा है इसका जो फोर हेड है वो बेसिकली लार्ज है यानी बड़ा साइज है, और इसका जो हेड है इसमें पूरी तरीके से अ, जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इसमें भर गई है. दैट्स वाई ये जो बच्चा है इसका हेड आपने देखा होगा न्यूज में या फिर आप ऐसे किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसे देखा होगा. अक्सर ये इस तरीके की न्यूज आती हैं कि बच्चे के हेड में जो है बेसिकली फ्लूइड अधिक हो जाता है तो वो हाइड्रोसेफेलिक बच्चा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है. व्हाट कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ इंडिया. अब सबसे पहले तो हम ये जाने, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था वहां पे भी मैंने बताया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हमारा 2005 यानी 2005 में आया था. इसमें आपके ऑप्शन गिवन है फिजिकल एब्यूज, इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड सेक्सुअल एब्यूज. सो जो आपके ये सारे ऑप्शन गिवन है ये सारे ऑप्शन करेक्ट है. सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ए बी सी एंड डी. इसमें एक चीज और समझने वाली है वो ये है कि बेसिकली जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं यानी डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली फीमेल को माना जाता है कि एक फीमेल है उसके साथ यदि किसी भी प्रकार का फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल एब्यूज होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आ जाता है. यस इट इज राइट. बट यदि यहाँ पे कोई मेल है उसके साथ भी कोई फाइनेंशियल एब्यूज हो रहा है या कोई इस तरीके के इमोशनल एब्यूज या फिजिकल एब्यूज तो वो भी हमारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाता है और वो भी जाकर के क्लेम कर सकता है बेसिकली कि उसका जो है इस तरीके की एब्यूज हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समझ, विनियोग, विश्लेषण एवं परिवार के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती. विवाह है सामाजिक तत्परता, ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा. विवाह हेतु भावनात्मक तत्परता, नो, क्योंकि इसमें कोई संवेग से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड बात नहीं कही गई है. क्वेश्चन में पहले गिवन है समझ, विनियोग एंड विश्लेषण यानी कैपेसिटी, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन एनालिसिस एंड एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन फॉर द फैमिली डेजिग्नेशन. तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द थर्ड नंबर विच मीन्स विवाह हेतु बौद्धिक तत्परता यानी इंटेलेक्चुअल जो तत्परता है वो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपरमार्श परामर्शदाता का गुण जब वे खुद को किसी अन्य व्यक्ति के साथ
स्थान पर रखते हैं, भले ही वह व्यक्ति अलग लिंग का हो या अलग संस्कृति से हो, वह जाना जाता है। किसमें? प्रमेय, समानुभूति, अंतर्निरीक्षण एवं आराम यानी कंफर्टिंग। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर यानी समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किसी नवाचार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उस डिग्री से संबंधित है जिसमें किसी नवाचार को अपनाने का निर्णय लेने से पहले उसे सीमित आधार पर प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन गिवन है सुसंगता यानी कंपेटिबिलिटी, या फिर परीक्षणशीलता, पूर्वानुमान, निरीक्षण क्षमता। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द परीक्षणशीलता, यानी हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इसमें हमें फॉल्स यानी जो नहीं है, जो इसमें स्टेटमेंट गिवन है आपके फोर, इसमें से हमें फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी नेट के एग्जामिनेशन में बैठे तो नॉट और डज यानी इसमें जो नहीं होगा उसको हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि रश होती है और उस समय का सिचुएशन ऐसा होता है कि आप नॉट या फॉल्स या नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, जिससे आपके ऑप्शन हो जाते हैं गलत। सो ऑप्शन गिवन है आपके, मैरिज इज अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सोशलाइजेशन, मेहर एक प्रकार का दहेज है जो वर पक्ष को दिया जाता है, या हिंदू विवाह 1955 में पारित हुआ है। तो इसी में जो क्वेश्चन इससे पहले आपका आया था उसमें मैंने बताया था कि जो 1995 में बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट आया था। तो जो आपका ऑप्शन इसमें गलत होगा वो ये होगा थर्ड नंबर, यानी मेहर एक प्रकार का दहेज है जो वर पक्ष से दिया जाता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। बाकी इसमें जो ऑप्शन गिवन है यानी जो मैरिज है वो यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, यस इट इज, और ये सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी समाज के निर्माण में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर द मैकेन मॉडल के अनुसार। आपको ये बताना है कि मैकेन मॉडल ने कम्युनिकेशन के स्टेप कौन कौन से दिए थे। सो इसमें गिवन है आपके इनकोडर, डिकोडर, रिसीवर, चैनल एंड सेंडर। तो इसमें बेसिकली हमें अरेंज करना है सिस्टमेटिकली। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 3 नंबर। वाई? क्योंकि पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को इनकोड करता है। पहले एक सेंडर मैसेज को आइडेंटिफाई करता है कि ये मैसेज बेसिकली ढूंढना कहाँ से, यानी डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उस डेटा को इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद वो मीडिएटर खोजता है यानी चैनल खोजता है कि किस चैनल के माध्यम से बेसिकली वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अब ये आपके चैनल टेलीविजन भी हो सकते हैं, रेडियो भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है। आप इसमें ऑडियो विजुअल एड्स या विजुअल एड्स या सिर्फ ऑडियो एड्स भी हो सकते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट आपका जब मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है तो वो डिकोडर के पास जाता है जो जो प्राप्त करता है, यानी प्राप्तकर्ता उस मैसेज को डिकोड करता है, बेसिकली उसको समझता है कि ये मैसेज है क्या। नेक्स्ट आपका आता है रिसीवर, यानी डिकोडर के पास जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर अब यहाँ से एक और इसमें जानने वाली बात ये है कि जब भी एक मैसेज सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब वो उसका फीडबैक आता है, यानी यदि उस जो भी मैसेज आपने दिया है उसका एक फीडबैक आए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में एक टीचर किसी टॉपिक को समझा रही हैं और समझाने के बाद वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो क्वेश्चन करती हैं उससे रिलेटेड। तो यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने पे उनको आंसर करेक्ट आते हैं तो वो कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि उसके फीडबैक आ रहे हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संचार द्वि जो ये आपके बेसिकली स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी गिवन है। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, यस। टू वे प्रोसेस कैसे है? क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल ये आपका कम्युनिकेशन है और ये आपका यहाँ से मैसेज इनकोड हो रहा है और यहाँ पे मैसेज जाकर के डिकोड होगा और यहाँ से जब इसे फीडबैक मिलता है
तो ये जो डिकोडर है वो फिर एक तरीके का सेंडर बन जाता है, यानी फिर एक तरीके का वो सेंडर में आ जाता है। तो ये बेसिकली टू वे प्रोसेस है, यानी आप मैसेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। कम्युनिकेशन इज द आर्ट ओनली, नो। तो नेट के एग्जाम में आप हमेशा आइडेंटिफाई करें कि जब भी ओनली गिवन हो या केवल गिवन हो, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं इसमें। नॉट गिवन है, तब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि मे बी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ओनली गिवन है तो ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के हम स्टूडेंट हैं, तो इसमें ओनली से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली ऑलमोस्ट जो होते हैं वो आपके गलत होते हैं। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 3 नंबर, यानी जो आपका फर्स्ट कथन गिवन है, यानी जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है, यानी वो कम्युनिकेशन आपका वन वे नहीं होता है, टू वे प्रोसेस होता है, यानी मैसेज जाता है, डिकोड होता है और फिर उससे रिलेटेड फीडबैक आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all educational and action program in agriculture are communication, the definition was given by, किसने दिया था? सो ऑप्शन गिवन है जेपाल लिगन ने, कोलमेन ने, वीवर ने एंड जिस ने। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द कोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपके बेसिकली जो नेट के एग्जामिनेशन है उसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो सेट के एग्जामिनेशन के लिए आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सेट के एग्जामिनेशन में अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, प्रिंट ई एक्स का संचार मॉडल भी क्या कहलाता है, यानी फीडबैक मॉडल, सेंडर मॉडल, स्कोप मॉडल एंड डांस मॉडल। सो इस तरीके का कोई मॉडल तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 4th नंबर, यानी डांस मॉडल। सो ये जो इन्होंने ऑप्शन गिवन है इसमें, यानी ओके, फ्रेंड्स के द्वारा दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 4 नंबर, यानी डांस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिंगस एवं बर्लो संचार मॉडल में के तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन गिवन है आपके 3, 4, 5 एंड 6। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 4th नंबर, यानी टोटल 6 मॉडल इन्होंने दिए थे। इसको मैंने डिटेल में यहाँ समझाया हुआ है कि बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है और लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन क्या है। सो कम्युनिकेशन मॉडल जब भी हम पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन एज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन जो होता है वो सेंडर के द्वारा रिसीवर को प्राप्त होता है किसी चैनल के माध्यम से। तो इसमें जो मेल रोल जो होता है, मेन जो भूमिका होती है वो होती है आपके सेंडर। सेंडर जो है सेंडर जो है मैसेज को बेसिकली जो मैसेज को बनाता है सेंडर, और वो मैसेज किसी चैनल के माध्यम से भेजा जाता है और यहाँ पे जो डिकोडर होता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है। अब इसके अलावा इसमें कुछ लीनियर मॉडल हैं और कुछ आपके ट्रांजैक्शनल मॉडल हैं। सो कम्युनिकेशन मॉडल में आपके बेसिकली लीनियर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने इसमें जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया है कि लीनियर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल है क्या-क्या। कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड मैं क्लासेस प्लानिंग कर रही हूँ, आपको डिटेल में क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो आपका नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट वीक से आपको मिलेंगे। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में बेसिकली अरिस्टोटल का मॉडल आ जाता है, आपका सैनर वेनर वियर का मॉडल आ जाता है, लासवेल का मॉडल आ जाता है एवं बर्लो का मॉडल आ जाता है, जिसे हम एसएमसीआर मॉडल भी कहते हैं, जो बेसिकली होता है एस मीन्स आपके सोर्स, एम मीन्स मैसेज हो गया, सी मीन्स चैनल हो गया एंड आर में यानी रिसीवर हो गया। विच ऑल प्रॉपर्टी कम्युनिकेशन एज अ वन वे प्रोसेस। लीनियर का मतलब ये है कि ये बेसिकली वन वे प्रोसेस है, इसमें फीडबैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अ सेंडर ट्रांसमिट अ मैसेज टू रिसीवर, यस, यानी जो सेंडर है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है और मैसेज भेजता है और रिसीवर के तक ये मैसेज पहुंचता है। विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट फीडबैक, यानी इसमें इमीडिएट फीडबैक
की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। इसके कुछ की पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो लीनियर कम्युनिकेशन के की पॉइंट्स हैं। वन वे कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये वन वे होता है, फीडबैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी-कभी यदि ये मास लेवल पे कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे नो फीडबैक भी होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैसेज गए हैं और उसका कोई रिस्पॉन्स ही ना है, कोई फीडबैक ही ना आए। फोकस ऑन मैसेज ट्रांसमिशन, इसमें बेसिकली मैसेज को कैसे ट्रांसमिट किया जाए यानी मैसेज को कैसे भेजा जाए, इसी पे बेसिकली फोकस होता है। इसमें फीडबैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें जो अरिस्टोटल मॉडल है उन्होंने बेसिकली बताया था कि इसमें स्पीकर होता है जो स्पीच देता है, ऑडियंस और इस पे प्रभाव पड़ता है। तो इनके जो इसमें आप देख सकते हैं कोई फीडबैक के चांसेस नहीं है, यानी इन्होंने बताया था फीडबैक का कोई इन्होंने प्रोसेस बताया ही नहीं, बिल्कुल लीनियर मॉडल है यानी वन वे मॉडल है इनका, जो अरिस्टोटल ने दिया था। सेनर वेनर बियर मॉडल में इन्होंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स है वो सेंडर के पास आते हैं जिसको वो डेटा के रूप में कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है इनकोडर, यानी ट्रांसमिट यानी उसको भेजता है किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। अब यहाँ पे कुछ नॉइज भी हो सकती हैं जो उसे इफेक्ट करें भेजने में। फिर वो मैसेज जो आता है आपका डिकोड होता है, रिसीवर उसे मैसेज को प्राप्त करता है, उसे डिकोड करता है। नेक्स्ट लीनियर मॉडल में आपका आ जाता है लासवेल का मॉडल। लासवेल का मॉडल बेसिकली 1948 में आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हु यानी जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको उन्होंने हु से व्हाट इन विच चैनल टू होम विद व्हाट इफेक्ट। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये जो क्वेश्चन है लासवेल मॉडल का जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए भी आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको बिल्कुल वन इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से याद रखना है। तो जो पहले हु है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, से व्हाट आपका सेकंड हो जाएगा, इन विच चैनल यानी किस माध्यम से आपका थर्ड हो जाएगा, टू होम किसी भेज रहे हैं यानी जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है। ऐसा आप जो भी हम कम्युनिकेशन भेज रहे हैं वो हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन को कवर कर रही है या होमोजेनियस पॉपुलेशन को कवर कर रही है, इसके बारे में यानी जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता है वो कैसे हैं। नेक्स्ट है विद व्हाट इफेक्ट यानी उसका क्या बेसिकली इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इसको बेसिकली आप सिक्वेंसली ही लर्न करें सो दैट आपको यदि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप इजिली आप इसे अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है लीनियर मॉडल में ही आपका आ जाता है बर्लो का मॉडल यानी MSCR मॉडल। इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये SMCR मॉडल कभी कभी आपके ये बर्लो मॉडल ना दे करके ओनली पूछ देता है कि SMCR मॉडल बेसिकली है क्या। तो आप इसमें दो चीजों का ध्यान रखें कि जो SMCR मॉडल है वो बर्लो ने दिया हुआ था और ये एक लीनियर मॉडल है यानी वन वे मॉडल है, वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। तो एस मीन्स आपका सोर्स हो गया, एम यानी आपका मैसेज, सी यानी चैनल, एंड आर यानी रिसीवर। जो आपके ये सोर्स होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती है, एटीट्यूड भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का नॉलेज हो सकता है, सोशल सिस्टम हो सकते हैं या कोई संस्कृत हो सकती है यानी कल्चर हो सकता है। मैसेज आप किस फॉर्म में भेजेंगे, कंटेंट के फॉर्म में, एलिमेंट में, ट्रीटमेंट में, स्ट्रक्चर वे में या कोई कोड करके आप उस मैसेज को बना रहे हैं। चैनल आप किस चैनल के माध्यम से बेसिकली मैसेज ट्रांसमिट होगा। हियरिंग यानी केवल जो मैसेज है वो सुना जाएगा, इसमें आपका रेडियो आ गया। सीइंग यानी केवल देख के मैसेज को समझा जाएगा, आपके पोस्टर आ जाएंगे जो हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन को कवर करेंगे। किसी भी प्रचार प्रसार के लिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं और बोल्ड उसमें जो अल्फाबेट यूज किए जाते हैं वो बोल्ड होते हैं और वो बेसिकली हाईलाइट होते हैं सो दैट कम्युनिकेशन किया जा सके, संचार को पहुंचाया जा सके। या टचिंग के माध्यम से, स्मेलिंग के यानी स्मेल के माध्यम से या टेस्टिंग, इसमें कोई भी चैनल आप यूज कर सकते हैं। रिसीवर कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड बेस्ड चैनल, सोशल एंड कल्चर इस माध्यम से होता है। तो इसमें भी जो SMCR मॉडल है ये भी सिक्वेंशनली ही होता है। इसमें आप नहीं है कि आप M को पहले रखेंगे या S को, इस तरीके से नहीं है। यानी पहले हमारा सोर्स आता है एंड देन मैसेज, चैनल एंड द फोर्थ आपका आ जाता है रिसीवर।
अब इसके अलावा हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। The transactional model of communication is a model that describes communication as a two-way process. As we can see, two-way process यानी जो transactional model होता है वो two-way process होता है, where all participants are simultaneously sender and receiver. It's a dynamic model that emphasizes the importance of content, feedback and non-verbal cues. अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो ये हमारा बेसिकली ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। तो रिसीवर जो है वो सेंडर का भी, सेंडर को बेसिकली जब ये मैसेज इस चैनल के माध्यम से मैसेज प्राप्त कर लेता है तो उसको डिकोड करता है, मैसेज को समझता है एंड देन लास्ट में उसे उसका फीडबैक देता है, जिससे यहाँ पे रिसीवर को वो सेंडर को वो फीडबैक मिलता है। कम्युनिकेशन के भी क्लासेस में प्लानिंग कर रही हूँ, तो आपको बहुत डिटेल में जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो कम्युनिकेशन की जो क्लास आपके नेक्स्ट वीक से चलेगी उसमें मैं बेसिकली आपको डिटेल में बताऊंगी कि कम्युनिकेशन के लीनियर मॉडल क्या है, ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन में हम कौन कौन से ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं जिन्हें यूज करते हैं, बेसिकली विजुअल के लिए कौन से हैं, आपके ऑडियो के लिए कौन है, उसको डिटेल में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर आपका गिवन है। फीडबैक इज एन एरर करेक्टिंग mechanism and feedback is a difficult in a mass media. So जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फर्स्ट नंबर, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यस, फीडबैक जो होता है यानी प्रतिपुष्टि गलतियों को सुधारने की तकनीक है। यस, उसमें आपने यदि कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है और उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में उसको जो है देते हैं तो वो उसमें तरह तरह की यानी जो उसके जो फीडबैक आते हैं वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसको जो रिसीवर है यानी जो प्राप्त करता है वो कितने अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहा है। फीडबैक इज ए डिफिकल्ट इन मास मीडिया। यस, जो भी प्रतिपुष्टि है वो जन संचार माध्यमों में कठिन होती है, क्योंकि कभी कभी ये जो फीडबैक है आपको तुरंत नहीं आते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो फीडबैक आए ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग materials कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टू डायमेंशनल विजिबल एड्स, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपके वन डायमेंशनल विजुअल एड्स है यानी टू डायमेंशनल विजुअल एड्स नहीं नहीं है। सो इसमें गिवन है आपका चॉकबोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर एंड मॉडल। तो इससे पहले सेशन में मैंने फ्लैश कार्ड आपको बताया। फ्लैश कार्ड ऐसे छोटे छोटे होते हैं जिनमें दोनों साइड में आप लिख सकते हैं, जो आपको बेसिकली मेमोराइज करने का काम करता है, यानी छोटे छोटे होते हैं, फ्लैश करते हैं। आप कोई भी यहाँ पे से मैसेज लिख सकते हैं जो आपको आगे चल के मेमोराइजेशन में हेल्प करे। चॉक बोर्ड आप सभी को पता होगा, चॉक बोर्ड जो होता है बेसिकली टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर इसको पढ़ाने में यूज करते हैं। पोस्टर जो होता है इससे हम बेसिकली हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन को अवेयर कर सकते हैं, जो बेसिकली आपके विजिबल एड्स में आता है। मॉडल जो होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का मॉडल हो गया, उस तरीके के मॉडल प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको उससे जो है स्टूडेंट उसको समझाने का प्रयास करता है। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे वो होगा हमारा 4 नंबर, यानी मॉडल, यानी दृश्य सामग्री में आ जाता है हमारा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कम्युनिकेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया, यानी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? 15 जनवरी 1960, 2 अक्टूबर 1952, 15 जनवरी 1952 एंड 2 अक्टूबर 1960। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली नेट में आज से तकरीबन 1-2 साल पहले ही आपको ज्यादा पूछे जाते थे करंट से रिलेटेड, यानी वहां के कौन कौन जो है गवर्निंग बोर्ड है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो आप स्पेशली नेट के लिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सेट और किसी एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। डीआरडीए की प्रबंध निकाय का अध्ययन कौन होता है? स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जिला कलेक्टर एवं सरपंच। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्य अर्थ में सूचना वह
सूचना का वह तत्व जिसका कि संप्रेषण या आदान प्रदान किया जा सके उसे कहते हैं, क्या होता है? सोर्स, कम्युनिकेटर, मैसेज एंड फीडबैक। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 3 नंबर यानी मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन मास अप्रोच, यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मास कम्युनिकेशन के लिए यानी मास लेवल पे यानी बड़ी जनसंख्या यानी बड़ी पॉपुलेशन को यदि इंफॉर्मेशन पहुंचाना है देना है तो कौन सा ऐसा है जो जिसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते? ऑप्शन गिवन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड प्रिंटेड मटेरियल। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें वो होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। रेडियो एक मास कम्युनिकेशन मॉडल में यूज कर सकते हैं यानी इससे बड़ी जनसंख्या को हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर और भी हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन के लिए है। एंड प्रिंटिंग मटेरियल में आपके मैगजीन्स आ जाते हैं और आपकी बुक्स भी आ जाएंगे इसमें। तो ये इससे बेसिकली जो है बड़ी जनसंख्या को हम अवेयर कर सकते हैं, बड़ी जनसंख्या तक सूचना को पहुंचा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ICAR का प्रसार कार्यक्रम नहीं है? फॉलोइंग इज not an extension program of ICAR, लैब टू लैंड प्रोग्राम, कृषि विज्ञान केंद्र, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सो इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये 1975 में आया था और ये इससे जो बेसिकली कौन सा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है वो आपका आ जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्योंकि ये बेसिकली इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो चाइल्ड है उसकी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड इसमें काम करता है। इसमें लैब टू लैंड नहीं आता है। लैब टू लैंड बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके प्रसार शिक्षा में आ जाते हैं और राष्ट्रीय प्रदर्शन या नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके आ जाते हैं। इसमें जो नहीं आएगा वो है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहारिक पोषा आहार कार्यक्रम जो 1959 में उड़ीसा में शुरू किया गया था वह पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन गिवन है विस्तृत पोषा आहार कार्यक्रम, विशेष पोषा आहार, मिड डे मील कार्यक्रम, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा एक्सपेंडेड नेशनल प्रोग्राम यानी विस्तृत पोषा पोषा आहार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार में कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए अपनी समस्याओं में उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। वो क्या था? MANAGE या फिर अजरिक्स एंड फार्म एडवाइजरी सिस्टम एंड किसान कॉल सेंटर। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द किसान कॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे समृद्ध कृषि सूचना प्रणाली कौन सी है? DSS, द वेब, IMM एंड GIC। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा द वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल इज सिचुएटेड एट, यानी जो हमारा NIN है वो हमारा कहाँ पे सिचुएटेड है यानी स्थापित है? बैंगलोर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में या पुणे में? सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है हमारा हैदराबाद में, यानी जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवाचार निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण हैं, वो कौन कौन से चरण इसमें आपके हैं? सो यहाँ पे गिवन है प्रोत्साहन, ज्ञान परीक्षण, निर्णय एवं प्रति पुष्टिकरण, या ज्ञान जांच प्रोत्साहन निर्णय पुष्टिकरण, ज्ञान प्रोत्साहन निर्णय क्रियान्वयन पुष्टिकरण, प्रोत्साहन ज्ञान परीक्षण निर्णय क्रियान्वयन। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ज्ञान प्रोत्साहन निर्णय क्रियान्वयन एवं पुष्टिकरण, यानी पहले हम नॉलेज, परसिविशंस, डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में आता है हमारा कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन नमक का प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ओवर अडॉप्शन या फिर अपनाने की अनिवार्यता, सामाजिक बाजारीकरण या कम अपनाने का। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को चेक करते हैं कि आप कितनी कॉन्शियस माइंड से इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं।
स्वीकरण को स्वीकरण कशिन यानी भागफल के सूत्र के मापने की अधिक कठोर व व्यापक विधि का विकास डैश द्वारा किया जाता है। रे 1967, चट्टोपाध्याय 1963, बोस 1965, रोजर 1970। सो ये बेसिकली आप क्वेश्चन नेट के लिए स्किप कर सकते हैं, या यदि आप किसी पर्टिकुलर सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं और इसको बेसिकली आप मेमोराइज कर सकते हैं। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द चट्टोपाध्याय। दैट इज द चट्टोपाध्याय होगा आपका ये ऑप्शन। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन, यानी जो ट्राइसेम है यानी जो बेसिकली ये युवाओं के लिए चलाया गया था, ग्रामीण युवाओं का स्वरोजगार हेतु जो प्रशिक्षण प्रशिक्षण चलाया गया था वो कब चलाया गया था। सो जो आपका इसमें ऑप्शन गिवन है 1989, 1979, 1959 एंड 1969। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 1979 में बेसिकली टाइसिम आया था। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है, जिसमें क्वेश्चन गिवन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी टाइप सेटिंग एक ग्राफिक उत्पाद को जोड़ता है। कथन बी है टी डीटीपी खर्चीला व समय लेने वाला कार्य है। सो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा, यानी जो हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो ग्राफिक उत्पादन को जोड़ता है और ये खर्चीला और समय लेने वाला है, ऐसा कुछ ये नहीं होता है, यानी टाइम टेकिंग नहीं होता है। टेलीविजन के जनक किसे माने गया है, यानी किन्होंने किन्होंने यानी किसने टेलीविजन के फादर हैं, यानी हु इज नो एज द फादर ऑफ टेलीविजन। ग्राहम बेल या फिर सैमुअल मोस क्लार्क एंड बेयॉर्ड। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बेयॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे पॉल लिगन के अनुसार संचार की प्रत्येक कड़ी में कम से कम 3 चरण होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अभिव्यक्त, इंटरेक्शन, रिस्पॉन्सिव यानी व्याख्यान, एंड यहाँ पे अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिनिधित्व, दृढ़ निश्चय। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा सेकेंड नंबर यानी रिस्पॉन्सेस। अनुभव जन अनुसंधान में शामिल है, यानी इंपेरिकल रिसर्च इंक्लूडेड। क्या इंपेरिकल रिसर्च होता है? फर्स्ट एक हम ये जानेंगे कि इंपेरिकल रिसर्च होता क्या है। इंपेरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ यदि पास्ट में कोई आपने कोई शोध किए हैं तो उस दौरान आपने क्या अनुभव किया है उस शोध में, या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई थी उसमें आपने क्या अनुभव किया है। तो इस अनुसंधान में बेसिकली इस रिसर्च में यानी जो इंपेरिकल रिसर्च होता है इसमें अनुभव यानी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसी को एज इट इज इसमें रिसर्च में बताया जाता है, यानी एज इट इज विदाउट एनी मैनिपुलेशन, यानी इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है। ऑप्शन गिवन है एक नए अमूर्त विचारों या अवधारणाओं या सिद्धांतों का विकास, विच मीन्स डेवलपिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट और थियरीज, generalizations and theory formulation, studying event of ideas of the past यानी जो आपने पहले पास्ट में हुआ है, या फिर अवलोकन या प्रयोग के माध्यम से सत्यापन करने में सक्षम निष्कर्ष निकालना। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, अवलोकन किया है, उसके बारे में आप एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसको आप जो भी आपने एक्सपीरियंस की है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है किसी भी फिनोमिना को, किसी भी घटना को, उसको आप एज इट इज यहाँ पे इसमें जो है रिसर्च करते हैं। अरेंज द स्टेप ऑफ एडप्शन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये जब भी कोई सूचना या कोई मैसेज हमारे पास आता है तो हम उसे बेसिकली अडॉप्ट कैसे करते हैं, उसको हमें सिक्वेंसली अरेंज करना है। सो इसमें गिवन है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन, ट्रायल एंड
एडॉप्शन यानी हम बाद में उसे एंड द फाइनल हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी हम उसे धारण कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा यानी ए बी सी डी ई, यानी पहले किसी भी मैसेज से हम अवेयर होते हैं, अवेयर होने के बाद जब हमें वो समझ आने लगती है तब हम उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरेस्ट के बाद भी हम उसका मूल्यांकन यानी इवॉल्युएट करते हैं कि या क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है, क्या ये मैसेज मेरे लिए है या भी नहीं, या फ्यूचर में ये मैसेज मेरे लिए कितना प्रभावी होगा या प्रेजेंट में कितना मेरे लिए प्रभावी है। एंड देन हम उसका ट्रायल करते हैं एंड द लास्ट में हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड नॉट हैव अ फॉलोइंग, यानी जब भी एक रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है यानी रिपोर्ट राइटिंग बनाई जाती है तो उसमें क्या नहीं लिखा जाता है, क्या नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन गिवन है इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, मेन रिपोर्ट एंड क्वेश्चन आयर। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द क्वेश्चन आयर, यानी जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं उसमें आपने जब डेजिटेशन किया होगा एमए में या फिर आपने जब एमएससी किया होगा तो उसमें आपने क्वेश्चन को मेंशन किया होगा, लास्ट में सबसे लास्ट में क्वेश्चन के जो पेज हैं वो किसी किसी में मेंशन कराए जाते हैं, किसी में नहीं मेंशन कराए जाते हैं। लेकिन जब भी हम एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, समरी लिखते हैं, फाइंडिंग उसमें मेन रिपोर्ट क्या है, साथ ही साथ हम उसके जितने भी डाटा है उन सबको इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आय को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 नंबर, विच वन इज नॉट, रिमेंबर दिस नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान की कौन सी विशेषता नहीं है। हम नहीं पे विशेष ध्यान देंगे। रिसर्च improve the new knowledge? Yes. The research process is logical and objective based. Third, research process is scientific, well arranged and well planned होना चाहिए. Every research does not have conclusion. So हमेशा जो भी रिसर्च होती है वो इम्प्रूव करती है न्यू नॉलेज को, न्यू आइडियाज को, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रिसर्च प्रोसेस इज लॉजिकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यस। रिसर्च प्रोसेस साइंटिफिक होती है, यस। उसमें सिस्टमेटिकली बेसिकली हम जो है उसे अरेंज करते हैं एंड वेल प्लान्ड होती है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडम किसी भी उसमें जो वेरिएबल है उसे मैनिपुलेट कर दें, नो। उसमें हम वेल प्लान्ड चीजें चलती हैं। एवरी रिसर्च डज नॉट हैव कंक्लूजन, यदि यहाँ पे नॉट नहीं गिवन होता तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाता करेक्ट, बट यहाँ पे नॉट गिवन है। यानी कोई भी अनुसंधान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसका निष्कर्ष ना निकले, यानी उसका कंक्लूजन ना निकले। सो इसमें बेसिकली आपका नॉट पूछा था और इसमें नॉट गिवन है, यानी एवरी रिसर्च डज नॉट हैव कंक्लूजन। सो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्येक अनुसंधान निष्कर्ष युक्त नहीं होता है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। होता है, यदि ये नॉट को हम यहाँ से हटा दें तो ये सारे आपके ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। एम्पेरिकल रिसर्च अभी अभी हमने ऊपर कवर किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि एम्पेरिकल रिसर्च मैंने आपको अभी कवर कराया है, यानी अनुभव जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से जो हम सीखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें जो वेरिएबल है यानी जो चर हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है और उसका जो है इफेक्ट हमें दूसरे चर पे देखने के लिए मिलता है। मैंने इसमें वेरिएबल को बहुत छोटे फॉर्म में आपको समझाया है। बेसिकली जो रिसर्च की क्लास मैं आपको लूंगी उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वेरिएबल बेसिकली होते क्या हैं। तो अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो कांस्टेंट होते हैं यानी जो कंट्रोल्ड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो कौन कौन से होते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल यानी डाटा, यानी जो भी डेटा है
उन्हें हम जब मैनिपुलेट करते हैं तो उसका दूसरे डाटा यानी जो डेटा है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत एक पिट जो फिगर है, आपने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा होगा, उन्होंने इसका यूज किया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक पॉट गिवन है, इसमें ये आपके कोई फ्लावर है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपका हो सकता है वाटर है। वाटर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये कॉस क्रिएट करेगा। ये क्या क्रिएट करेगा? बेसिकली कॉस क्रिएट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फ्लक्चुएशन से यानी उसके अंदर मैनिपुलेशन करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी पानी डालने से इसकी पौधे पे जो ग्रोथ होगी, पौधे का जो बेसिकली ग्रोथ होगा, वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एज यू कैन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं? इफेक्ट। इसमें बेसिकली इफेक्ट दिखता है, यानी पानी के कम ज्यादा करने से पौधे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो पौधे पे इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और पानी यदि हम उस पौधे को नहीं दे रहे हैं या ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो ये हमारा इंडिपेंडेंट। अब इसमें पानी के अलावा सॉइल भी हो सकता है, कोई कोई कंपोस्ट खाद भी हो सकती है। इसके कम ज्यादा करने पे यानी खाद के कम ज्यादा करने पे, कोई मैनिपुलेशन को कम ज्यादा करने पे या पानी के कम ज्यादा करने पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज और समझे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉज क्रिएट करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ता है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो कांस्टेंट होता है यानी जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं, वो यहाँ पे मिट्टी का पॉट है। ये हमारा कांस्टेंट है, यानी हम इसे बेसिकली नहीं बदल सकते हैं, यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल है। कंट्रोल्ड वेरिएबल भी हमारा आ जाता है, यानी कुछ सॉइल्ड हो गए आपके या फिर जो पॉट है, इन्हें ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ मीडिएटर वेरिएबल्स हो जाते हैं आपके, और और भी वेरिएबल इसमें आते हैं जिसका मैं जब आपको जो नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड कराऊंगी उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि बेसिकली और किस टाइप के और वेरिएबल हैं जिनको हम रिसर्च के पेपर में सॉल्व करेंगे। द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, क्या रेंज होता है कोरिलेशन यानी सहसंबंध का? ऑप्शन: more than +1 and less than -1, more than +1 and less than -0, between 0 and -1, between +1 and -1। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फोर्थ नंबर, यानी बिटवीन +1 से -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट कम अंडर प्राइमरी सोर्स, यानी इसमें से कौन सा डेटा ऐसा है जो प्राइमरी सोर्स में नहीं आता है? सो आपके ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन आया, शेड्यूल, पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्री मटेरियल। सो हमेशा जो डॉक्यूमेंट्री मटेरियल होते हैं ये सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ये हमारे बेसिकली सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। प्राइमरी सोर्स में आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, पर्सनल इंटरव्यू, और आपके सर्वे, यदि आप सर्वे करने जा रहे हैं तो वो सर्वे आपके आ जाते हैं प्राइमरी सोर्स में। लेकिन जो हमारे कोई डॉक्यूमेंट्री मटेरियल है या फिर हमें किसी वेबसाइट से डेटा लिया है, किसी बुक से डेटा लिया है, या कोई गवर्नमेंट की सर्वे, एग्जिस्टिंग सर्वे है, वहां से हम डेटा ले रहे हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कार्य का उद्देश्य शोध समस्या के कारणों के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने करके उस समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करना हो तो इस प्रकार की शोध जो रचना है उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एवं सर्वे रिसर्च डिजाइन। सो जब भी हम बात करते हैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए तो वो हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक, यानी हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई डायग्नोज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हो जाता है कि एज इट इज कोई भी फिनोमिना, कोई भी घटना या कोई भी मैसेज या कोई भी जो हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्टिव यानी एज इट इज, इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है, एज इट इज उसे लिखा जाता है।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारा एक्सप्लोर करते हैं नई चीजों के बारे में जानने के लिए, या नए किसी खोज की, किसी लेबोरेटरी की, या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे हमारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ जाते हैं। सर्वे रिसर्च होता है यानी किसी अ, जब हम प्राइमरी डेटा को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने जो हमारा टाइटल है, या फिर जो हमने प्राइमरी डेटा हम लेने जाते हैं वो सर्वे के माध्यम से लेते हैं। अब इस सर्वे में हम आपके इसमें जो होता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू भी ले सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी प्रकार का फॉर्म दे करके कर सकते हैं, क्वेश्चन आर के द्वारा किसी भी प्रकार का सर्वे ये आपका प्राइमरी डेटा में आ जाता है यदि आपने खुद इस सर्वे को किया है तो। यदि किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से आप ये सर्वे लेते हैं तो ये आपके सेकेंडरी डाटा में कंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट 104 गिवन है आपका कथन ए एंड कथन बी। कथन ए में है अनुसंधान विधि या तकनीक उस विधि को संदर्भित करती है जिसका उपयोग शोधकर्ता अनुसंधान कार्यों को करने में करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके गिवन है स्टेटमेंट बी, अनुसंधान पद्धति का दायरा अनुसंधान विधियों की तुलना में व्यापक है क्योंकि इनमें उपयोग की जाने वाली विधियों के पीछे का तर्क शामिल है। ऑप्शन जो आपके इसमें करेक्ट होंगे वो आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी जो बोथ आर करेक्ट, यानी जो जो रिसर्च मेथड है, टेक्निक है, वो रिसर्चर यूज करता है, और जो अनुसंधान पद्धति का दायरा है, उसकी जो विधियां है उसमें तुलनात्मक यानी व्यापक विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है method is most commonly used method in studies related to behavioral science, observation, survey, experimental and interview। सर्वे मैं आपको बता दी हूँ, एक्सपेरिमेंटल भी मैंने समझा दिया है। इंटरव्यू में मैंने एक शॉर्ट वीडियो इंटरव्यू का बनाया हुआ था कि इंटरव्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी इनफॉर्मल, इवन ग्रुप इंटरव्यू, सबका मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप वहां से प्रिफर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नेचुरल फिनोमिना यानी किसी प्राकृतिक संरचना या वातावरण में हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और वहां से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहीं से जो है हाइपोथेसिस बिल्डिंग होती है, यानी उसी से हम सोच पाते हैं कि आगे हम करेंगे क्या ये इस ऑब्जर्वेशन से। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, यानी जो परिकल्पना है उसमें क्या सही है। इट इज अ फाइनल कंक्लूजन, इट इज टेंटेटिव स्टेटमेंट, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड नन ऑफ दिस। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी एक प्रस्तावना होती है जो हमारा जो रिसर्च है, या जो हम रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई सर्वे कर रहे हैं, वो आगे दिखेगा कैसा, यानी वो उसमें हम बेसिकली करेंगे क्या। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑफन कॉल्ड द ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल ऑफ। किस पे बेसिकली जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंटेड किया जाता है, वाई एक्स ई एन टी। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द एक्स। एक्स पे जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। इसमें से बेसिकली आपके स्टेटमेंट गिवन है जिसमें हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करते करना है। Clues from questionnaire are hard to administer. Clues from questionnaire permit to answer fairly. एंड चित्र में यानी जो पिक्टोरियल ग्राफ होते हैं, प्रश्नावली बच्चों में सूचना एकत्रित करने के लिए उपयुक्त साधन, या नेक्स्ट आपका है प्रतिबंधित प्रश्नावली को सारणीबद्ध करना कठिन होता है। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द पिक्टोरियल फ्रॉम क्वेश्चनर इज द सुटेबल टूल फॉर गैदरिंग डाटा फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी जो पिक्टोरियल डिजाइन होती है, यानी पिक्टोरियल विच मीन्स जो पिक्चर के माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं बच्चों के द्वारा। तो बेसिकली आप किसी भी बच्चे को यदि पिक्चर के माध्यम से चीजें बताते हैं और डेटा को वहां से कलेक्ट करते हैं तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट।
तो यहाँ पे जो डेटा मिलता है वो आपको करेक्ट डेटा मिलेंगे, यानी यहाँ से यूज अमाउंट में करेक्ट डेटा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। Snowball sampling is cost effective. Yes, it is. A cluster sampling usually produce a large sampling error than the sample random sampling of a sample size. So इसमें जो आपका ऑप्शन स्नोबॉल गिवन है वो ये बेसिकली जो स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। और स्नोबॉल से हम दो चीजें समझ सकते हैं, इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग के साथ साथ हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो यदि कभी आपके एग्जाम में चेन सैम्पलिंग आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा स्नोबॉल की सैम्पलिंग की ही बात कर रहा है। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि हम जब भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किसी को एक मैसेज दिया, अब ये मैसेज इस पर्सन के पास जाएगा, ये इसको बताएंगे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मैसेज है ट्रांसमिट होता है, तो ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजिली मैसेज चला भी जाता है। और यदि किसी प्रॉब्लम को, यानी फॉर एग्जांपल यदि किसी रेड एरिया के बारे में हमें जानना है कि यहाँ पे किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वहां के आप किसी एक पर्सन से आप उनसे जो है मैसेज कलेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से चेन बनाते हुए आपको जो है सैंपल यानी डेटा मिल जाएगा। साथ ही साथ एक एग्जांपल और आप इसमें कलेक्ट समझ सकते हैं कि स्नो, आपने देखा होगा कि जब स्नो हिल से गिरती है, यानी हिल से जब स्नो गिरती है तो बहुत सारे स्नो को लेते हुए वो एक बॉल की तरह क्रिएट कर लेती है, इस तरीके से एक बॉल। विच मीन्स यदि एक छोटी सी स्नो आपके हिल से फॉल हो रही है तो वो बड़ी स्नो बड़ी स्नो बड़ी स्नो इस तरीके से वो आती जाती है, यानी एक बड़ा स्नो बन जाता है। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, जो कम्युनिकेशन है वो इजिली ट्रांसमिट हो जाता है और डेटा भी इजिली आपको मिल जाते हैं इससे। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फर्स्ट नंबर, यानी बोथ आर करेक्ट। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और ये इस जो समूह बनाए जाते हैं, पहले जब क्लस्टर सैंपलिंग की जाती है तो इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो हिट्रोजेनियस होती है, यानी असमति में होती है, यानी इसमें समानता नहीं होती है, यानी हिट्रोजेनियस होता है। हिट्रोजेनियस के बाद हम एज के हिसाब से उनकी मेल फीमेल के हिसाब से उनके यानी शिक्षित और अशिक्षित के हिसाब से छोटे छोटे क्लस्टर बना लेते हैं, यानी आपके छोटे छोटे समूह, यानी ये आपका एक हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन है और उससे हम एक छोटा समूह बनाएंगे जो हमारा मेल हो जाएगा। नेक्स्ट समूह बनाएंगे जो फीमेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो लिटरेचर हो जाएंगे, नॉन लिटरेचर, इस तरीके के छोटे छोटे जो है ग्रुप रेडी किए जाते हैं और ये जो ग्रुप होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, यानी इनके अंदर समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। क्या जरूरी है हाइपोथेसिस के लिए, यानी क्लैरिटी, इंपेरिकल रेफरेंस, स्पेसिफिसिटी एंड सब्जेक्टिव। सो जो एक परिकल्पना होती है वो उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ए बी एंड सी, यानी उसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिविटी हो, वो क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इंपेरिकल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी उसके अंदर विशिष्टता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्टिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें आपके गिवन है सैम्पलिंग, यानी कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर, सिस्टमेटिक एंड रैंडम, सॉरी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें से कौन ऐसा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। पहले तो हम समझेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझाया है, बट आपको मैं यहाँ पे बहुत छोटे एंड क्लियर फॉर्म में समझाऊंगी कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग विच मीन्स कॉटन का आपने एक बंडल लिया, उसमें से छोटा सा कॉटन का पार्ट निकाला, अब उस कॉटन के पार्ट से को आपने वाटर की ऑब्जर्वेंसी देखी, उसकी स्ट्रेंथ देखी, उसका कलर कैसा है। तो ये जो आपने एक छोटे पार्ट पे सैंपल को आइडेंटिफाई किया है, ये बताएगा कि जो कॉटन का बंडल है उसके अंदर भी एक अच्छी गुणवत्ता है,
उसके अंदर साइनिंग है, उसके अंदर वाटर ऑब्जर्वेंसी की क्षमता है। तो ये छोटा पार्ट जो है वो पूरे पॉपुलेशन यानी पूरे पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हमारी हो गई सैंपलिंग। इसके अंतर्गत भी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है वो सबके चुने जाने की संभावना होती है, यानी पॉसिबिलिटी होती है सबके चुने जाने की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत सबके चुने जाने की संभावना नहीं होती है। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा कोटा नमूना यानी कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जो होता है ये होमोजेनियस होता है। हम यहाँ से एक एक की पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है वो पहले हिट्रोजेनियस होती है और फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसे होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी समान जो है समजातीयता को ये रिप्रेजेंट करती है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सिस्टम के अनुसार होती है और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसके अंतर्गत क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग आ जाती है। और जो कोटा सैंपलिंग है ये हमारी इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजेनियस होती है और ये कोटा सैंपलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाती है। रैंडम सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग एंड जजमेंटल सैंपलिंग। सो जो पर्पसिव सैंपलिंग एंड जजमेंटल सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसका जो रिसर्च पेपर का मैं क्लासेस लूंगी उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी विद की पॉइंट, सो दैट आप इसको ध्यान रख सके, रिमेम्बर कर सकें कि इन सब में बेसिकली माइनर जो अंतर है, जो माइनर डिफरेंस है बिटवीन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो जो आपको जो आपका रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यूअर व्हेन आस्क्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज कॉल्ड, यानी एक इंटरव्यूअर, इंटरव्यू से भी रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, तो आप वहां पे जाकर के मैंने सारी टाइप्स के जितने टाइप्स आपके जो है इनफॉर्मल, फॉर्मल, ग्रुप, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सेमी ग्रुप, सेमी स्ट्रक्चर्ड, आपकी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सबको मैंने वहां पे शॉर्ट वीडियो में एक एक की पॉइंट को कवर किया है। सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, वॉच द शॉर्ट वीडियो। सो यहाँ पे बेसिकली जब भी ये शेड्यूल के हिसाब से, यानी इसमें कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, यानी जो पैनल है उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो सीक्वेंस फ्रीक्वेंट कोई क्वेश्चन बना सके, तो वो हमारा हो जाता है फॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल इंटरव्यू के अंतर्गत पैनल के पास ये फ्रीडम होती है कि जो भी इंटरव्यूअर है यानी जो इंटरव्यू दे रहा है उसके क्वेश्चन से भी क्वेश्चन वो रिलेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं और जो इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द ऑर्डर नेम ऑफ द सर्कुलर डायग्राम इज, क्या होता है, ग्लोबल चित्र, बेलन का यानी सिलिंड्रिकल, एंड नॉन ऑफ दी, एंड पाई डायग्राम, एंड फिफ्थ आपका है क्वेश्चन नॉट अटेंड। तो इस तरीके का तो बेसिकली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक ही हमारा आता है ग्लोबल चित्र, पाई चार्ट, बेलन का, इनमें से कोई नहीं। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम सर्कुलर होता है, हमने बहुत बार ये देखा होगा, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये जो डायग्राम होता है कभी 100% से भी रिलेट किया जाता है और कभी 360 डिग्री से भी। यदि डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ 360 डिग्री या फिर 100% से ये किया जाता है। तो ये बेसिकली सर्कल होता है यानी गोल होता है। विश्लेषण और व्याख्यात्मक की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है, यानी डाटा कलेक्शन, तथ्यों के आधार पर रूपरेखा निर्माण करना, तथ्यों का वेटेज ऑफ डाटा, या फिर अवधारणाओं का निर्माण निर्माण करना। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डेटा कलेक्शन, यानी डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशिष्ट उद्धरण which means are specific citation used within the text to support argument। अब यहाँ पे समझने वाली बात, सबसे पहले हम समझेंगे साइटेशन क्या होता है। साइटेशन होता है जब भी हम किसी ऑथर के किए हुए कार्य को, किसी ऑथर द्वारा जो कार्य किया गया है उसको जब हम अपने पेपर में साइट करते हैं, तो जस्ट यानी जब भी हमने उनका कोटेशन लिया, उनको लिखने के जस्ट बाद हम उनको साइट करते हैं। तो इसमें भी एक हमारी जो साइटेशन होता है
वो तुरंत हम उनका नेम बेसिकली उनका जो भी नेम है, उनके नेम को साइट करने के बाद उनका कास्ट एंड उनका जो भी ईयर होता है, कुछ भी ईयर है उसको हम साइट इस तरीके से कर देते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शन गिवन है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, बोथ यानी बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, नॉन ऑफ दिस। बिब्लियोग्राफी समझेंगे क्या होता है। बिब्लियोग्राफी विच मीन्स कोई सा भी कंटेंट, आई रिपीट अगेन, कोई सा भी कंटेंट, चाहे आपने उसको अपने रिसर्च, ड्यूरिंग द रिसर्च जितने भी डाटा कलेक्शन किए हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी मैगजीन के माध्यम से, और आपने उसको मेंशन नहीं किया है, तो वो बिब्लियोग्राफी में सारे डेटा आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर से कोई लिया है या कहीं आर्टिकल पढ़ा है आपने या किसी मैगजीन से आपने कोई चीज या कोई पैराग्राफ लिया है, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी में पूरा डिटेल मेंशन करते हैं। नेक्स्ट गिवन है रेफरेंस। रेफरेंस आपकी बेसिकली एपीए स्टाइल में, एमएलए स्टाइल में, और बेसिकली जो हमारे जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, वो एपीए, एमएलए या फिर शिकागो भी आपका होता है। ऐसे कई सारे रेफरेंसेस स्टाइल है जो मैं आपको डिटेल अलग वीडियो जब बनाऊंगी, डिटेल अलग सेशन लूंगी तो उसमें बताऊंगी कि रेफरेंस के कौन कौन से स्टाइल हैं। एपीए स्टाइल हो जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए यानी हमारी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड शिकागो हमारा हो जाता है। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा रेफरेंसेस, यानी जिसमें बेसिकली हम अ, इसमें आपका ऑथर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑथर ने के जो टाइटल है वो होता है, कहाँ से हमने लिया है उसको ऐड करते हैं, बुक का रेफरेंस देते हैं, या फिर हम आईएसएन, यदि किसी पेपर हमने लिया है तो आईएसएन मॉडल नंबर होता है उसको हम लिखते हैं। सबसे लास्ट में जो इसको भी मैं सिक्वेंसली आपको बताऊंगी कि जो सोर्स है यानी जो भी हमने डेटा लिया है उसको बेसिकली हम लिखते कैसे हैं। तो हमेशा जो सबसे लास्ट में आता है वो हमारा आता है डीओआई, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। एक नंबर होता है वो हमारा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गुड एंड हॉट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट इज डैश स्टेप फॉर रिसर्च, फर्स्ट, द्वितीय, अंतिम, अनावश्यक यानी अननेसेसरी। सो जो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे दैट इज द सेकेंड यानी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुसंधान सामाजिक स्थितियों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रणालियों तथा सामाजिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, कौन सा? क्वांटिटेटिव, प्योर रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। सो मैंने आपको बहुत सूक्ष्म में, बहुत छोटे में ही बताया है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड प्योर रिसर्च यानी शुद्ध, जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को मैंने शॉर्ट वीडियो में कवर किया है। सो जो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव, यानी बिना एनी मैनिपुलेशन, यानी किसी भी प्रकार के हम परिवर्तन नहीं करते हैं, एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। जो आगे हमारा सेशन जो मैं आपका फर्स्ट पेपर लूंगी, क्वालिटेटिव, प्योर, एक्सप्लोरेटरी, इन सबको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी जो आपका रिसर्च पेपर होगा। क्वेश्चन गिवन है उत्तरों के लिए अंक या अन्य प्रतीक निर्दिष्टित, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स, यानी जो न्यूमेरिकल डाटा है आपके, सिंबल अवेयर टू द कलेक्ट रिस्पोंडेंट कैन बी द लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्लासेस, इसमें बेसिकली रखते हैं सेंट्रल एडिटिंग, क्लास इंटरवल क्लासिफिकेशन। इसको मैं आपको डिटेल में विद ग्राफ के द्वारा जो हमारा सेशन आएगा उसमें समझाऊंगी। टेबुलेशन एंड कोडिंग। टेबुलेशन बेसिकली इस तरीके का टेबल होता है जिसमें टेबल के फॉर्म में, इसमें बेसिकली जो डेटा होता है वो बहुत सटीक माध्यम से आपको मिलता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। सो टेबुलेशन, कोडिंग, इन सारे सबको मैं डिटेल में बताऊंगी। सो अभी जो आपका आंसर होगा वो होगा हमारा कोडिंग, यानी कोडिंग। कोडिंग में बेसिकली जो होता है अंक और प्रतीक, इन सारी चीजों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की समस्या मुख्यतः आती है, यानी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज मेनली को ऑकर व्हेन, कब ये होता है? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में, रिपोर्ट राइटिंग में, बिबिलोग्राफी राइटिंग में। तो बिबियोग्राफी अभी मैंने बताया है, इसको और मैं डिटेल में बताऊंगी। रिपोर्ट राइटिंग के बेसिकली सीक्वेंस होते हैं, वो मैं आपको रिसर्च का जब मैं सेशन लूंगी उसमें डिटेल बताऊंगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन
एंड हाइपोथेसिस फॉर्मिंग। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द रिपोर्ट राइटिंग। हाइपोथेसिस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हाइपोथेसिस फॉर्मिंग बेसिकली होती क्या है। जब एक नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से हमारे अंदर हाइपोथेसिस डेवलप होती है। और एज वी ऑल नो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, एक टेंटेटिव हंच होता है जो आगे हमारा जो रिसर्च है वो कैसा दिखेगा, यानी उसकी पूरी फ्रेमिंग क्या होगी, इस तरीके की जो है टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। सो आज बेसिकली हम 120 क्वेश्चन ही करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 121 नंबर से 150 बचेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज की जो वीडियो है, आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आए होंगे तो आप इसे करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।